Okay, we are live. थैंक यू। मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, प्रिय कॉमरेड्स, दोस्त, भाई और बहनों, मैं पहले तो महाराष्ट्र कमेटी और महाराष्ट्र की सोशल मीडिया टीम को बधाई देना चाहती हूँ। आपने जो पहलकदमी की और हर हफ्ते आप इस प्रकार की लेक्चर्स और डिस्कशंस आपने संगठित किया, तो आज की ये महामारी के समय जहाँ सेमी लॉकडाउन के रूप में हम लोगों को अपना काम, अपने राजनीतिक संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत कम रास्ते हैं, उस पे आपने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है, ये अच्छी बात है। और भी मजबूती के साथ हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमें देखने की जरूरत है। आज का जो विषय है वो संविधान के ऊपर है। संविधान के इस रूप में कि आज हमारे देश के इतिहास में बिल्कुल स्पष्ट है कि सबसे जबरदस्त हमला हमारे देश के संविधान के ऊपर है। और ये हमला कहाँ से आ रहा है? ये हमला कोई बाहरी ताकत नहीं, कोई बाहरी शक्ति नहीं जो हमारे देश के दुश्मन के रूप में कोई देखता है, लेकिन हमारे देश की रूलिंग पार्टी, जो शासक दल है, जो केंद्र सरकार है, इस केंद्र सरकार की संसदीय बहुमत को इस्तेमाल करके ये देश के संविधान के ऊपर विभिन्न प्रकार चौतरफा हमला इस संविधान पे हो रहा है। और आज हमारे सामने जहां ये एक अहम सवाल है, उतनी अहम ये सवाल है कि इस हमला का विरोध, इस हमला के प्रतिरोध की आवाज, जो जनता की आवाज है, हम इसको और कैसे मजबूत करके पुशबैक हम कैसे कर सकते हैं, उन शक्तियों को पीछे ढकेलने के लिए हमारी क्या रणनीति है, हमारी क्या समझ है, वो उतने ही जरूरी है। तो इस डिस्कशन में आपके साथ, इस बहस में, ये दो हिस्से के रूप में अगर हम लेते हैं कि पहले ये इस हमले का चेहरा क्या है, रूप क्या है, क्या उसके अलग पहलू हैं, और दूसरी बात है इसकी विरोध करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हम कैसे सफल हो सकते हैं इनकी इस हमला को पीछे ढकेलने के लिए। अभी आप जानते हैं हमारे संविधान का जो पहला शब्द है, वी द पीपल, हम भारत के लोग, हम इस देश के जन। लेकिन आज इस पूंजीवादी समाज में, इस पूंजीवादी ढांचे में, इस आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ढांचे में जहां सरकार पूर्ण तौर पर कॉर्पोरेट्स की मदद के लिए काम कर रही है, तो वो शब्द हम भारत के लोग, आज जो स्पष्ट दिख रहा है कि हम भारत के लोग नहीं, हम कॉर्पोरेट्स के लोग। और ये सबसे बड़ी बात है जो आज हमें समझने की जरूरत है कि जब हम इस संविधान के बारे में सोचते हैं, ये संविधान हमारे देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ढांचा से अलग नहीं है। ये संविधान कोई समाजवादी संविधान नहीं है। हम एक कम्युनिस्ट, वामपंथी या उस आंदोलन के, जो हम लोग विश्वास करते हैं कि हमें बुनियादी सामाजिक सुधार की जरूरत है, हम एक समाजवादी भारत के गठन के लिए हम लड़ रहे हैं, जहां शोषण मुक्त एक समाज हो सकता है,
उस रूप में अगर हम इस संविधान को देखते हैं तो निश्चित रूप पर इस संविधान में परिवर्तन या बदलाव या उसको और मजबूत, ताकि जो घोर असमानता पूंजीवादी समाज ने जो क्रिएट किया, जो बढ़ाया है, जो आज हम देख रहे हैं कि उसके लिए ये संविधान को और मजबूत करने की जरूरत है। और इसीलिए कम्युनिस्टों ने, हमारे आंदोलन ने, वामपंथियों ने हमेशा ये कहा है कि संविधान की जो बुनियादी ढांचा है वो क्या है। हम ये समझते हैं कि संविधान की बुनियादी ढांचा जो सबसे सकारात्मक चीज है, ये सामाजिक ढांचा के अंदर धर्मनिरपेक्षता, जनवाद, एक संघीय ढांचा यानी कि केंद्र सरकार और प्रदेशों की जो अधिकार है उसका बंटवारा, और हमारे देश के आजादी के लिए हमारे देश के हर नागरिक को बराबर का अधिकार। तो ये जो बुनियादी ढांचा है हमारे संविधान के, उस बुनियादी ढांचा को समर्थन करते हुए हमने हमेशा कहा कि संविधान को और मजबूत करना चाहिए, ताकि जो पूंजीवाद के ढांचागत हमला है अधिकारों के ऊपर, क्योंकि कोई भी समाज अगर मुनाफा कमाने के ही आर्थिक ढांचा के रूप में उस समाज को संगठित करता है, तो निश्चित रूप पर वो टकराएगा उस संविधान के साथ जो जनवाद में विश्वास करता है। तो ये समझने की जो पूंजीवादी ढांचा है और विशेषकर जो नए उदारवाद की जो नीतियां हैं, ये न्यू लिबरल पॉलिसीज के रूप में जो हम लोग देखते हैं, पिछले 30 साल में इस संविधान के ऊपर जो सबसे बड़ा जबरदस्त हमला हुआ है वो बढ़ता हुआ अग्रसर पूंजीवाद का हमला हुआ, जो हमारे देश की असमानता को बढ़ाया है। और जब भी उस असमानता के खिलाफ जब लोग लड़े हैं, तो इस संविधान को और उसकी बुनियादी अधिकारों को, जैसे मैंने कहा, जनवाद और धर्मनिरपेक्ष का जो ढांचा है उसको कमजोर करने के लिए शासक वर्ग ने, और जो रूलिंग पार्टीज रहे हैं, जो शासक वर्ग के मुख्य राजनीतिक प्रतिनिधि है, उन्होंने हमेशा उस संविधान पर हमला किया है। और हम लोग बुनियादी रूप पर जब हम अपने पार्टी की कार्यक्रम को अगर हम देखते हैं, उसमें एक बहुत जरूरी फॉर्मुलेशन है, प्रस्ताव है उसमें, जिसमें कहा कि शासक वर्ग ही इस संविधान के गारंटी किए हुए जनवादी अधिकारों को मजदूर आंदोलन की तरफ से नहीं, जनता के आंदोलन की तरफ से नहीं, लेकिन खुद शासक वर्ग की तरफ से होगा। क्योंकि जब इस पूंजीवादी ढांचा को चुनौती देते हुए मजदूर, किसान, मेहनत करने वाले, हमारे आदिवासी, दलित, महिलाएं, नौजवान, छात्र, जो समाज में न्याय के लिए लड़ने वाले शक्तियां हैं, जब वो आगे बढ़ेंगे तो शासक वर्ग ही संविधान के ऊपर हमला करेगा। और इसके बावजूद कि ये संविधान उसी ढांचा के लिए है, लेकिन इस संविधान पर हमला हमारे देश के शासक वर्ग की तरफ से होगा। और आखिर में संविधान की बचाव के लिए, जनवादी अधिकारों और धर्मनिरपेक्ष असूलों की बचाव के लिए मजदूर वर्ग के आंदोलन ही, हम भारत के लोग की एकता और आंदोलन ही उस संविधान के प्रस्तावों को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। और यही हमने देखा। तो एक ये आम बात है जो हमने देखा इस हमारे संविधान की 73 वर्षों में।
हमने ये देखा कि हमेशा ये बात सच साबित हुई है कि जब जब जनता आगे भी है उसी वक्त हमला हुआ है। इमरजेंसी का यही उसका अर्थ हुआ। और हमने देखा जब भी मजदूर अपने संघर्ष को और आगे बढ़ाते उसी वक्त राइट टू स्ट्राइक, जो हमारे बेसिक फ्रीडम्स है, जो हमारे संविधान की बेसिक बुनियादी राइट्स है, जो हम फंडामेंटल राइट्स की बुनियादी अधिकारों के रूप में आर्टिकल 14, 15, 16 ये बुनियादी अधिकारों की जो हमारे संविधान की क्लॉजेस हैं उस पर हमला होता है। तो एक बात हमने हमेशा देखा है कि शासक वर्ग ही हमला करता है, लेकिन क्या आज वही हालत है या आज कोई नई बातें सामने आई है जिसके कारण आज हम स्पष्ट रूप पे कहते हैं कि अगर हमें अपने बुनियादी आंदोलनों को आगे बढ़ाना है तो हर मांग इसी बात पर निर्भर करता है कि हम इस संविधान को, उसके ऊपर जो हमला है उसको हम बचा पाएंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि 2014 के बाद हमने देखा जो शासक वर्ग के सबसे मजबूत प्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर चुनाव के आधार पर 2014 में और फिर एक और मजबूत बहुमत लेकर 2019 में केंद्र सरकार में आई है। क्योंकि हम सब जानते हैं, हम तो रूलिंग क्लास पार्टीज को उसके विरोध एक वर्गीय दृष्टिकोण से हम करते हैं, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी है उसका अंतर दूसरे रूलिंग क्लास पार्टी के साथ यही है कि वो एक ऐसे शक्ति का एक मंच के रूप में है जो इस देश के संविधान को ही कभी भी स्वीकार नहीं किया। 1950 में जब संविधान का गठन हुआ, जब पारित हुआ, तो वही आरएसएस है जो आज इस भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाले आइडियोलॉजिकल जो शक्ति है, जो संगठनात्मक शक्ति है, आरएसएस, जिसके आइडियोलॉजी के रूप में आज ये भारतीय जनता पार्टी चल रही। उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान पेश किया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तरफ से, हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि इसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय इसमें कुछ नहीं है। और इनके लिए उन्होंने और भी स्पष्ट किया कि का मतलब मनुस्मृति, भारतीय का मतलब हिंदू शास्त्र, भारतीय का मतलब हिंदुत्व, और जैसे पाकिस्तान बना एक थियोक्रेटिक स्टेट, एक धर्म आधारित देश, उसी तरह आरएसएस जो आज इस्लामिक कट्टरपंथी के खिलाफ अपना तमाम सांप्रदायिक उसको सामने रखकर पूरे एक कम्युनिटी के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी समय से 1950 और उससे पहले जब संविधान की तैयारी भी हो रही थी, उन्होंने हमेशा राष्ट्र का शब्द धर्म के साथ उन्होंने हमेशा जोड़ा। और यही कारण है कि आप सोचो, हमारे देश की उसी संविधान को इस्तेमाल करके, उसी जनवादी प्रणाली को इस्तेमाल करके, उसी संसदीय जनवाद का जो प्रक्रिया है इस्तेमाल करके सत्ता को कब्जा किया, और वो जो सत्ता पर आज हावी हैं
वो बुनियादी बात कि भारत एक धर्म आधारित राष्ट्र नहीं है, वो उसको स्वीकार नहीं करते। तो इसका अर्थ क्या है? हमने देखा कि पूर्ण बहुमत में उन्होंने संसद में ही अपने बहुमत को इस्तेमाल करके एक नीति, जो उनकी बुनियादी नीतियां हैं, उसको आगे बढ़ाने का उन्होंने कानून बनाए। धर्म आधारित 370 को समाप्त करने का क्या मतलब है? क्योंकि उनकी ये समझ थी कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जहां बहुमत है, वो भारत में स्वयं जुड़े, और जुड़ने का जो वो पुल था, वो था 370, और उसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा वो उसके खिलाफ, उन्होंने कश्मीर की जनता के खिलाफ जिस प्रकार का पूरा प्रचार किया, और आखिर में उस 370 को संविधान के एक रूप में उन्होंने खारिज किया। ये सबसे बड़ा हमला हुआ हमारे देश के उस संविधान के ऊपर, और हमें गर्व है कि इस पूरे हमला का मुकाबला राजनीतिक रूप पर कश्मीर की रीजनल पार्टीज के अलावा अगर किसी ने उसका खुलकर बगैर किसी समझौता से विरोध किया, वो था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी और जितने भी वाम दल हैं, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रही हूं कि उनका एजेंडा किस रूप में वो लेकर जा रहे। 370 के लिए उन्होंने वो इस्तेमाल किया गलत तरीके से, संविधान का संशोधन नहीं, उन्होंने संविधान का ही धारा को इस्तेमाल करके उसको खारिज किया, और इसलिए सब सुप्रीम कोर्ट में गए कि ये गलत है। उनका तरीका भी गलत है, उनका मंशा भी गलत है, उनका कदम भी गलत है। लेकिन आज तक वही सुप्रीम कोर्ट ने इसके संबंध में समय नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट को एक इतनी बुनियादी बात पर डिस्कस करने के लिए। मैं बाद में उस पर आऊंगी, लेकिन जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि संविधान को बुनियादी रूप पर न बदल के संविधान के ऊपर वो हमला कर रहे हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा, आप याद करेंगे 1950 में जनवरी महीने में जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ से जब संविधान को रखा, और उनकी जो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को समाप्त करने के जो उनका समापन भाषण था, उन्होंने एक बहुत अहम बात बोले कि संविधान जितना भी अच्छा हो, अगर जो इंसान उस संविधान को अमल में लाएंगे, अगर उनका मंशा कुछ और है, तो संविधान जितना भी अच्छा हो, वो संविधान कागज के टुकड़े के रूप में रह जाएगा। ये डॉक्टर अंबेडकर के शब्द थे, और आज हम उस शब्द को देख रहे हैं। तो एक बात जो हमें समझने को है
कि ये जरूरी नहीं है कि वो पूरा संविधान को पूरे तौर पर बदल दे और अपना वो संविधान को लेकर आए। उसी संवैधानिक ढांचा के अंदर वो अपनी बहुमत को इस्तेमाल करके उसी संविधान के अंतर्गत जो भी कुछ मुख्य प्रावधान है उसको नए कानून का तोड़ मरोड़ करके उसको वो समाप्त कर सकते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है। और इसीलिए हमें एक एक कदम उनका जो भी है, हमें हमेशा उसको संवैधानिक रूप में अगर हम देखें तो ये साबित होता है कि वो उस ढांचे के खिलाफ कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल में आप देखें, एक तो हमने आपको कहा ये प्रो कॉर्पोरेट जो उनकी नीतियां हैं और वी द कॉर्पोरेट्स ऑफ इंडिया और अभी तो वी द कॉर्पोरेट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के कॉर्पोरेट्स को आज वो पूरा अधिकार देना चाह रहे हैं। और उनकी जो नीतियां ये नए उदारीकरण नीतियों के आधार पर है, वो संविधान की उस बुनियादी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का विरोध है जो कहता है कि देश की साधनों का बंटवारा बराबरी के आधार पर होना चाहिए। ये पहले भी हुआ, मैं ये नहीं कहती हूं कि ये सिर्फ पिछले 2014 से हुआ, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी और ये हकीकत है कि पहले कुछ बाधाएं थे, राजनीतिक कुछ बाधाएं थे, लेकिन आज क्योंकि पूर्ण बहुमत जिस रूप में उनके पास है, वो पूरे साधनों को, संसाधनों को कॉर्पोरेट के पक्ष में संविधान की उस बुनियादी आधार को बहुत तेजी के साथ समाप्त कर रहे हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के इस राज में वी द पीपल की जगह वो वी द कॉर्पोरेट्स ऑफ द वर्ल्ड के रूप में वो इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो तमाम असमानताएं हैं, वो आप जानते हैं, मैं उसकी तमाम आंकड़े आपके सामने अभी नहीं पेश कर रही हूँ, आप जानते हैं, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अभी हाल में हम लोगों ने देखा एक दूसरी जो बात है, आप जानते हैं कि आरएसएस का जो एक विचार है जो कहते हैं कि केंद्र सरकार के पास पूरे अधिकार होना चाहिए और प्रदेश सरकारों के, प्रदेशों के अधिकारों को कम होना चाहिए। यूनिटरी गवर्नमेंट का एक सरकार उसके रूप में उनकी एक विचारधारा के आधार पर उनकी ये समझ है, जैसे गुरु शिष्य का है, आप समझ रहे हैं, सांस्कृतिक रूप में उनकी हमेशा है एक गुरु एक शिष्य। गुरु अगर कहता कि अंगूठा काट दो तो शिष्य बगैर सोचे हुए, बगैर बात किए हुए, बगैर पूछे हुए वो अंगूठा काट लेगा, जैसे एकलव्य ने किया। तो वो जो एक सांस्कृतिक रूप में, जो एक विचारधारा के रूप में एक नेता और मजबूत केंद्र सरकार और जो अलग अलग हमारे देश के जो अलग विभिन्न जो संस्कृतियां हैं, जो प्रदेश सरकारों की रूप में भी जो प्रदेशों की जो अधिकार है, संस्कृति, भाषा, रहन सहन, ये तमाम जो विभिन्नता है हमारे देश में राजनीतिक रूप में, उसका अगर हम रिफ्लेक्शन देखते हैं तो निश्चित रूप पर प्रदेश सरकारों के अधिकार के रूप में जो संविधान में बंटवारा हुआ है वो एक फीचर है, वो एक छवि है हमारे संविधान का। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, पूरे तौर पर गुरु केंद्र सरकार और बाकी पूरे देश उन्हीं से सीखे, पूरा अधिकार केंद्रित रूप में केंद्र सरकार के पास हो, ये उनकी समझ है, ये उनका विचारधारा है।
और उसी के रूप में आज हमने देखा कि क्या जबरदस्त हमला प्रदेश सरकारों के अधिकारों पर है। अब इस पूरे महामारी के दौर में उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत तमाम अधिकार अपने पास रख लिए हैं। उसके क्या परिणाम है आप ही देखिए। आज हम महामारी के बीच हम गुजर रहे हैं। प्रदेश सरकारों पहले फ्रंटलाइन में है इस महामारी को डील करने में, जनता के बचाव में, लेकिन वित्तीय रूप में और अधिकारों के रूप में भी अगर हम देखें तो इस पिछले 4 महीने में किस रूप में केंद्र सरकार ने तमाम केंद्रीकरण किया जो 2014-2019 में और तेजी के साथ बढ़े, और अभी महामारी के नाम वो तो एकदम चरम सीमा पर पहुंच गए। आप सोचो, ये जीएसटी का जो पूरा मामला है, आप देखिए वित्त रूप में अगर हम देखें, सेंटर स्टेट रिलेशंस के रूप में अगर हम देखें, जो संविधान का बिल्कुल स्पष्ट है कि, और वो भी जीएसटी में भी उसका रिफ्लेक्शन हुआ कि स्टेट्स के अधिकार है, सेंटर के अधिकार है। अभी आप देखिए 3 लाख करोड़ रुपया इस बीच में 1 साल का प्रदेश सरकारों को देने को है केंद्र सरकार की तरफ से, 3 लाख करोड़ रुपया। लेकिन आपने सुना निर्मला सीतारमण जी के शब्द, ये तो भगवान का एक्ट है, तो भगवान का काम है, और इसीलिए हम ये 3 लाख करोड़ रुपया नहीं देंगे। भगवान का काम तो 4 महीने का है भैया, अगर हम वो भी माने, जो हम नहीं मानते, लेकिन उनकी बातों में अगर हम जाए तो पिछले 8 महीने में जो आपका पूरा जीएसटी का बकाया, उस समय तो कोई महामारी नहीं था, उस समय तो एक्ट ऑफ गॉड नहीं होता, एक्ट ऑफ गवर्नमेंट था, जो आपने पूरा आर्थिक ढांचा को मंदी के रूप में आपने ढकेल दिया। उसका पैसा कहाँ है? और ये 4 महीना जो ये एक्ट ऑफ गॉड के रूप में कहते हैं, इसमें तो पूरे तौर पर सरकार की ये नीति रही है कि आर्थिक ढांचा को दम देने के बजाय कि लोगों की जेब में अगर पैसा पहुंचाओगे, लोगों की क्रय शक्ति को अगर बढ़ाओगे, तो आर्थिक ढांचा अपने आप जिंदा होगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि लोग जाएंगे खरीदने के लिए। जब खरीदने के लिए जाएंगे तो माल और जरूरत है, अगर माल की और जरूरत है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। ये तो एक कोई भी कह सकता है, ये कोई बड़ा रॉकेट साइंटिस्ट की विज्ञान की जरूरत नहीं, तो सभी बोल रहे हैं। इवन जो बड़े पूंजीवादी देश है हमारी दुनिया में, वो भी ये बोल रहे हैं, और इसीलिए वो भी अपने मजदूर किसानों की जेब में कुछ पैसा डाले, डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन नॉट मोदी सरकार। तो एक तरफ जनता के ऊपर बोझ डाल रहे, दूसरी तरफ संवैधानिक प्रावधान, कानून का प्रावधान प्रदेश सरकारों के अधिकार को वो समाप्त कर रहे हैं। 3 लाख करोड़ रुपया। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या? आप सिर्फ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सिर्फ एजुकेशन या शिक्षा के रूप में आप मत देखें, उसको और बुनियादी रूप में देखें कि शिक्षा केंद्र और प्रदेशों का, दोनों का उसमें अधिकार है। आपने बगैर प्रदेश सरकारों की राय लिए हुए, बगैर उनकी विधानसभाओं में डिस्कस किए हुए, आपने एक ड्राफ्ट लाकर आप थोप रहे हैं, उसमें आप जबरदस्ती भाषा के रूप में आप हमारे देश को थोपना चाह रहे हैं, आप पूरे तौर पर निजीकरण करवाना चाह रहे हैं, आप पूरी शिक्षा की जगत को मुनाफा के साथ जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप हाई एजुकेशन में विदेशी पूंजी को भी लाने का आपने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपने डाल दिया है। आपने आदिवासी दलितों की जो विशेष जरूरत है उसके बारे में आपने जिक्र तक नहीं किया है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी वो सेंटर स्टेट रिलेशंस को बदलकर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारों को और मजबूत करने का है। आप एक और देखिए, ये एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट क्या है? इसमें भी प्रदेश सरकारों का पूरा अधिकार है। जो आदिवासी, जहां आदिवासी रहते हैं वहां खनिज की जो धन है
आदिवासियों की जो अधिकार है उस संविधान के तहत, 5वां शेड्यूल के तहत, पेशा के तहत, कि आदिवासियों की जमीन पर या आदिवासियों के इलाके में अगर आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आपको आदिवासियों की ग्राम सभा को इजाजत लेकर आप कर सकते हैं। लेकिन ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट नोटिफिकेशन बिल्कुल समाप्त कर लेता है। तो जब हम एनवायरमेंट इम्पैक्ट नोटिफिकेशन के विरोध करते हैं, उसकी भी एक संवैधानिक पहलू है, क्योंकि संविधान का 5वां शेड्यूल पर उसका पूरा पूरा हमला है। तो एक तो कॉर्पोरेट्स की तरफदारी का एक पहलू है संविधान के हमला पर, दूसरी पहलू सेंटर स्टेट पर है। अब आप तीसरी पहलू पर आइए। हमारे देश, हम कहते हैं ये एक जनवादी गणतंत्र देश है, एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक हम कहते हैं। अब जनवाद का तो एक आधार समानता है, और वो तो जैसे मैंने आपको बताया बुनियादी सवालों पर है। जाति प्रथा के खिलाफ, लिंग भेदभाव के खिलाफ, आदिवासियों के अधिकारों की लूट के खिलाफ, और ये सब हमारे संवैधानिक ढांचा में जुड़े हैं। तो जनवाद का ये एक पहलू है, और उस जनवाद के पहलू पर हमने अभी देखा है किस रूप में उनकी नीतियों ने उस पर हमला किया, और मनुस्मृति की भावना को लेकर किस रूप में उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। जब आरएसएस के मुख्य कहते हैं कि हमें रिजर्वेशन के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है, इसका अर्थ क्या है? जब आंध्र प्रदेश की रिजर्वेशन की कोटा के संबंध में जो आदिवासियों के लिए 100% रिजर्वेशन आदिवासी डोमिनेटेड इलाके में दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर लिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक शब्द नहीं बोला उसकी बचाव के लिए, इसका क्या अर्थ है? जब SC/ST एक्ट जो एट्रोसिटीज के खिलाफ एकमात्र कानून है, उसको कमजोर करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, तो केंद्र सरकार कुछ नहीं बोले, चुप रहे। उस समय जब जजमेंट पढ़ाया जा रहा था, चुप रहे। जब तक पूरे देश भर में दलितों का आंदोलन हुआ, उस समय दलितों के ऊपर एक जबरदस्त हमला हुआ, गोली चलाए गए, कितने लोग मारे गए, लेकिन दबाव के कारण फिर सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर होकर जाना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि जो जाति प्रथा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मनोवाद के आधार पर आदिवासियों के संबंध में जो उनकी गलत समझ है, विचारधारा के साथ जो जुड़ा हुआ है, ये आदिवासी नहीं, ये वनवासी है। क्या मतलब है इसका? वनवासी, जो जितने बड़े ये लोग वो वन में जाकर जो लूट हो रहा है, उसको भी आप क्या वनवासी बोलोगे? ये क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? क्योंकि स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि आदिवासी हमारे देश के मूल रूप पर हमारे देश के नागरिक हैं, जिनके अधिकार हैं हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। तो ये संवैधानिक हमला जनवाद के ऊपर, जो बुनियाद है जनवाद का, वो तो एक है जो हमने अभी जिक्र किया। दूसरी बात, जब हम जनवाद की बात करते हैं, जनवादी संसदीय प्रणाली की भी हम बात करते हैं, जो हमारे देश के एक बुनियादी रूप पे देश की प्रतिनिधित्व कैसे होगा, तो वो हमारे देश की संसदीय प्रणाली के रूप में। अब हम लोग सब जानते कि संसदीय प्रणाली
कितना जनवादी है हम जानते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि इन्होंने वो भी संसदीय प्रणाली जो मौजूद है, उस संसदीय प्रणाली के ऊपर भी उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त हमला किया और संसदीय प्रणाली को दो तरीके से कमजोर करने का, समाप्त करने का, खोखला बनाने का उन्होंने रास्ता अपनाया। क्या? पहले ये धन, मैंने कहा ना, वी द कॉर्पोरेट्स, मोदी जी का एक्चुअल स्लोगन होना चाहिए, लेकिन उसका संसदीय प्रणाली पर हम लोग देख रहे हैं कई वर्षों से पैसा कितना बढ़ रहा है चुनाव को प्रभावित करने के लिए। लेकिन अभी आप देखिए कि संसदीय प्रणाली के ऊपर इतने जबरदस्त तरीके से धन का इस्तेमाल हो रहा है, और वो धन कहां से आ रहा है उसमें भी उन्होंने कानून के रूप में नहीं, लेकिन उन्होंने बजट की स्पीच में उसको मनी बिल के रूप में न करके उन्होंने उसको बदलने की उन्होंने पूरा प्रयास किया, और उन्होंने एक नया इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में उन्होंने शुरू किया, जिसकी कोई पारदर्शिता नहीं, कौन पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, जनता को बताने की कतई कोई जरूरत नहीं है। जो बड़े पूंजीपति है वो भारतीय जनता पार्टी को पैसा दे, भारतीय जनता पार्टी उसकी बदले में उनकी नीतियों में क्या क्या वो देते हैं, उसका जो लिंक है, उसका जो संपर्क और संबंध सीधा सीधा है, उस पर कोई पारदर्शिता नहीं। बैंक को पता हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं, आरबीआई को पता हो सकता है, हम लोगों को इतना ही पता है कि 90% जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी की खजाना में आया, और ये तो है जो वो कानून के रूप में ये लीगल है, और बाकी कहां से कितना पैसा आ रहा है हम नहीं बोल सकते। लेकिन सभी जानते हैं अगर एक डिजिटल रैली के लिए बिहार में 144 करोड़ रुपया खर्च हो सकता है, तो आप सोचिए 144 रुपया एक पब्लिक रैली के लिए, बड़े बड़े स्कीम्स लगाकर, तो ये क्या, ये जनवाद है, ये जनवादी प्रणाली है, ये संसदीय प्रणाली सबके लिए बराबर का प्रणाली है। क्या मजाक है। लेकिन ये मजाक नहीं, ये संविधान की संसदीय प्रणाली को पैसे के आधार पर, धन के आधार पर, बगैर पारदर्शिता के आधार पर उन्होंने पूरा सबवर्ट किया, अंदरूनी रूप में उन्होंने पूरा उसको बदल दिया, पूरा बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को समय नहीं है कि इसके बारे में कोई विचार करे। तो पैसे के आधार पर सरकारों को बनाना, सरकारों को गिराना, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को, ये क्या अर्थ है? ये हम जानते हैं, जितने ये सब, जैसे कांग्रेस पार्टी है, कितनी सरकारें अंदरूनी रूप पर उनके ही लोगों को पैसे देकर वो सरकारों को समाप्त किया। तो ये तो कांग्रेस की अंदरूनी जो कमजोरियां बिल्कुल स्पष्ट है कि बगैर विचारधारा का अगर एमएलए एमपी बिक जाते हैं तो उस दल की क्या हालात है, वो तो उनको खुद सोचने की जरूरत है। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि सत्ता को इस्तेमाल करके एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ जो सरकारी एजेंसीज है, सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो,
ये तमाम को हथियार में आज सरकारों को गिराने का काम कर रहे हैं। तो संसदीय प्रणाली बच नहीं सकता है। संसदीय प्रणाली अगर भ्रष्टाचार आधारित, पैसा आधारित, आतंक आधारित अगर ये बढ़ेगा, जो आज भारतीय जनता पार्टी सरकारों को जनमत से नहीं, जनता की राय के आधार पर नहीं, लेकिन जनता की राय को समाप्त करके पैसे के बल पर और अन्य दलों की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्होंने इस प्रकार 4-5 सरकारें, कर्नाटक का, मणिपुर का, गोवा का, मध्य प्रदेश का, ये सरकारों को उन्होंने, और कोशिश तो की राजस्थान में करने की, लेकिन वो असफल रहे। तो इसका मतलब मैं आपसे पूछती हूँ, तब वोट का मतलब क्या है? अगर आप वोट देंगे और वोट का इस प्रकार दुरुपयोग होगा तो क्या बचेगा इस देश की संसदीय प्रणाली? एक तो चुनाव लड़ना कोई साधारण लोग लड़ सकते हैं, आप और हम जो चुनाव लड़ते हैं, हमारे साथी विनोद नकोले जो जीते हैं पालघर में, जो दूसरे हमारे साथी खड़े थे जिनके इतने अच्छे वोट आए, और बहुत सीट हम लोग जीत सकते थे, लेकिन जिस रूप में पैसा ने पूरा सबवट किया, तो ये आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का इस बुनियादी संवैधानिक प्रावधान पर हमला के खिलाफ किस रूप में हमें आगे संघर्ष को बढ़ाना है, ये देखना है। तो ये संसदीय प्रणाली पैसे और बल और ये सब को इस्तेमाल करके, लेकिन सिर्फ वो नहीं, वो इंस्टीट्यूशंस को, जो संस्थाएं हैं, उनको वो पूरे तौर पर समाप्त करने का, अपने कब्जा जमाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे खेद है इस बात को कहने के लिए। आज तो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ प्रशांत भूषण के कंटेम्प्ट पिटीशन के बारे में अभी उनका सेंटेंसिंग बाकी है, लेकिन उनको उन्होंने दोषी ठहरा दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज क्या हालात है, क्या हम सवाल नहीं कर सकते? क्या सुप्रीम कोर्ट का मानहानि होगा अगर हम कहें कि क्यों आपने कश्मीर के बारे में आपने नहीं कहा? क्यों आपने कश्मीर के नेता आज जो बंद है, क्यों नहीं आपने उसके बारे में सही सवाल को लेकर आपने कहा? क्या ये मजाक है? सैफुद्दीन सोज जो कांग्रेस की लीडर है, जिनकी बीवी आई थी सुप्रीम कोर्ट में कहने के लिए कि हमारे हस्बैंड गिरफ्तार है लेकिन कानूनी रूप में कुछ बताया नहीं जा रहा, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कश्मीर की उस दलील को कि नहीं हमने बंद नहीं किया, और जब मीडिया गए तो वो बाहर निकल ही नहीं सकते। पूरी दुनिया ने देखा। ये मजाक है सुप्रीम कोर्ट का? किसका कंटेम्प्ट है? मजदूर वर्ग के ऊपर जो हमला सबसे बड़ा जबरदस्त हुआ, माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर, जब लोग गए कि उनको बचाने के लिए कुछ कदम बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई पैदल जाना चाहता है तो हम क्या करेंगे, अगर रेलवे ट्रैक पर चल रहा है तो उनकी जिम्मेदारी है, अगर मर जाए 17 लोग मर जाए तो हम उसमें क्या कर सकते? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। क्यों, कैसे? और अगर हम ये सवाल को रखें कि क्योंकि आज जो पूरा प्रक्रिया है, कौन जज बनेगा, कौन जज नहीं बनेगा या बनेगी, बहुत कम महिलाएं जजेस हैं, या कौन जज की ट्रांसफर कहां होगा, उसकी क्या प्रक्रिया है, या जजेस रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। ये रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस थे, बाद में मैं अयोध्या के बारे में आऊंगी, लेकिन जिन्होंने अयोध्या का जजमेंट दिया उनके नेतृत्व में आज वो बीजेपी के
मतलब नॉमिनेटेड मेंबर के रूप में आज वो राज्यसभा के मेंबर हैं। क्या कहेंगे लोग सुप्रीम कोर्ट के संबंध में, आप बताइए। जजेस के बारे में, उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में, और जिस रूप में केंद्र सरकार में इसको, केंद्र सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, आरएसएस के ऊपर इसका मैं जोर लगाती हूँ। इसकी जिम्मेदारी उनकी है कि वो कर रहे हैं पूरा जुडिशियल प्रोसेस को सबोटाज करने का, अपनी तरफ रखने का। आज तमाम जुडिशियल सिस्टम के ऊपर उनकी सौजन्य से, बीजेपी आरएसएस की सौजन्य से, एक इंस्टीट्यूशन जिस पर लोग सोचते हैं, आज भी सोचते हैं कि अगर हम कोर्ट में जाए तो शायद इस अन्याय के खिलाफ हमें न्याय मिलेगा, एक निष्पक्ष जजमेंट हमें मिलेगा। लेकिन आज क्या हम कह सकते हैं कि हमें उम्मीद है? आज ही एक रिटायर्ड जज ने कहा कि भाई जितने भी आपने 370 के केसेस सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं, एक जज ने ये कहा, आप सबको वापस ले लीजिए। क्यों आप एक ऐसे खराब जजमेंट की क्यों मौका देना चाह रहे हैं जो हमेशा के लिए हमारा संघर्ष को समाप्त कर लेगा? आप बताइए, अगर एक जज कह सकते हैं तो आप क्या कहेंगे? हम सभी कंटेम्प्ट में हैं क्या? तो इंस्टीट्यूशंस को, कोर्ट्स को, इलेक्शन कमीशन को, अब आप बताइए, इलेक्शन कमीशन बगैर किसी से बात किए हुए ये फैसला लेती है पोस्टल बैलेट की, महामारी के नाम। और सभी जानते हैं कि वो कितना मैनिपुलेशन हो सकता है। खैर, क्योंकि सभी विरोधी दलों ने उसका विरोध किया और उसका बहुत जबरदस्त उसका असर पड़ा, उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन में क्या हुआ? जो इलेक्शन कमीशन की जो कमिश्नर बनने वाले थे, वो जो सबसे सीनियर थे, जो जिनकी बारी थी अभी इलेक्शन कमीशन कमिश्नर बनना, उनकी बीवी, क्योंकि उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे पूरा कैंपेन के संबंध में, मोदी जी की जो इलेक्शन कैंपेन का, उन्होंने कहा कि ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बारे में उनके कुछ सवाल उठाए थे, उनकी भाषणों का, अमित शाह की भाषणों का, उनको नोटिस देने की जरूरत है उसके संबंध में। उनकी बीवी के ऊपर ईडी का केस लग गया और पता नहीं क्या क्या उनको धमकियां दी, हम नहीं जानते हैं, जो हमने रिपोर्ट्स पढ़े हैं मैं उसके आधार पर कह रही हूँ। लेकिन आखिर में क्या हुआ? उनका ट्रांसफर हो गया, उनको एक पद दे दिया विदेश में, और इलेक्शन कमीशन से अभी कोई और वहां बनेगा। और मुझे दुख है इस बात की भी, हमारे देश की जो फौज है, हमारे देश के डिफेंस फोर्सेस है, आज अगर आप उनके साथ जिस तरह आप उनसे बुलवा रहे हैं राजनीतिक बयानों के, आप उनसे बुलवा रहे हैं, जो हमारे भूतपूर्व चीफ ऑफ आर्मी थे, उनसे आप राजनीतिक बयानों का आप इनकरेज कर रहे, प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो जहां संसदीय प्रणाली का एक हमला है, जहां चुने हुए सरकारों को समाप्त करने का हमला है, और वहां इंस्टीट्यूशंस पर जो हमला है, और चौथी बात, जो भी विरोध करे उनके ऊपर आप देशद्रोही का केस लगाओ। आज जो आपके महाराष्ट्र के जेल में है, भीमा कोरेगांव और एल्गार परिषद के केस के रूप में, आप सब जानते हैं, महाराष्ट्र के साथी अच्छी तरह जानते हैं कि उस पुणे की उस घटना में किसके हाथ थे? वो संघ परिवार के लोग, हिंदुत्व वाले शक्तियों का। उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं। और दूर दराज से जो लोग वहां, जिसका कोई संबंध ही नहीं था, आपने उनको काले कानून को इस्तेमाल करके, यूएपीए को इस्तेमाल करके आपने बंद कर लिया।
वरा वरा राव जैसे बुजुर्ग इतने बीमार हैं, आपने दोबारा उनको जेल में भेज दिया। कल सुधा भारद्वाज जी की बेल की एप्लीकेशन थी, एनआईए ने जाकर और वो पूरा एनआईए को सौंप दिया। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जब बदल गई और अभी जो गठबंधन की जो सरकार, नई सरकार उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में चली, जब उन्होंने कहा कि हम इस पूरे केस का रिव्यू करेंगे, तुरंत एनआईए ने उस केस को ले लिया, तुरंत। और उस केस को लेकर आज वो हालत है। क्यों? आज दिल्ली के डिसेंट के रूप में, किस रूप में उन्होंने डिसेंटर्स को, जो एंटी सीए प्रोटेस्टर्स हैं, जिन्होंने नेतृत्व दी, नौजवानों ने, छात्रों ने, उन सबको बंद किया यूएपीए में। और पूरे जहां भी डिसेंट है देश भर में, अभी मैं तमाम आंकड़ों को नहीं पेश कर रही हूँ, लेकिन मीडिया तो गोदी मीडिया के नाम पर है, लेकिन जो मीडिया कुछ बोलते हैं उनके ऊपर कितना बड़ा हमला है। अलग अलग तरीके से जो मीडिया हिम्मत करके सच्चाई ला रही है उनके ऊपर हमला है, और बाकी तो मीडिया तो खरीद ही लिया। तो ये जनवादी अधिकारों के ऊपर जो हमला है, आखिर में इसका सबसे बड़ा असर हमारे बुनियादी वर्ग संघर्षों पर पड़ रहा है, क्योंकि महामारी के दौरान हमारा कोई अधिकार नहीं है और बीजेपी आरएसएस का पूरा अधिकार है। तो जनवाद के ऊपर जो उनका हमला है, चौतरफा हमला है, ये भी हम देख रहे हैं। और जो धर्मनिरपेक्ष असूल है, उनके लिए तो धर्मनिरपेक्षता तो एक गाली है। वो कहते हैं अरे ये सेक्युलर है, ये संविधान का ये सबसे गलत शब्द है उनके लिए। और इसमें बोलने की क्या जरूरत है कि जो लोग हमारे देश की राष्ट्रवाद को भी धर्म के साथ जोड़ते हैं, जो सावरकर की 2 नेशन थियोरी था कि धर्म के आधार पर हमारा राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र, और इसलिए राष्ट्रवाद भी धर्म के साथ जुड़ा है। और जो धर्मनिरपेक्ष आधार और हमारा जो संविधान के जो अधिकार हैं, बगैर भेदभाव की सबकी जो अधिकार, जो बुनियादी, जो सबसे बुनियादी बात है, नीति के आधार पर एक जबरदस्त हमला माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर है। सबसे जबरदस्त हमला एक डर है, खौफ है, एक आतंक है। और ये जो नागरिक कानून ये लेकर आए थे, जो 3 तलाक बिल लेकर आए थे, क्या ये 3 तलाक बिल मुस्लिम महिलाओं के पक्ष के लिए था? ये तो मजाक की बात है। हम लोग चाहते हैं 3 तलाक समाप्त हो। हम चाहते हैं जो इस प्रकार की रूढ़िवादी सोच है, जो किसी भी मुस्लिम देश में नहीं, वो समाप्त हो। हम चाहते हैं और हमने हमेशा इसकी डिमांड की है। लेकिन आप एक ऐसे कानून को लेकर आए हैं जिसमें आप इसके लिए आप पुरुषों को जेल में भेजना चाहते हैं। जो दूसरे धर्मों के लोग जो 2-2 शादियां करते हैं या अपने औरतों को छोड़ के अबैंडन करते हैं, उनको आप जेल नहीं भेजेंगे। वो तो आप कहेंगे ये सिविल मैटर है, ये नागरिक सवाल है, ये अपराधी सवालों में नहीं आता है, मैं कानून की बात कर रही हूं। तो क्या है ये? और जो नागरिक कानून के रूप में वो नागरिकता का आधार उन्होंने सीए के आधार पर बदला है। ये बदल लिए है क्योंकि हमारे देश की नागरिकता कभी भी धर्म के साथ जुड़ा नहीं है।
लेकिन उस सीए के आधार पर उन्होंने इस नागरिकता को बदला है और बढ़ाने के लिए एनआरसी और एनपीआर को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या था ये अयोध्या का जजमेंट। आप कहते हैं कि एक मस्जिद तोड़ने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन अपराधियों को ही आपने जमीन सौंप दी। और उस अयोध्या का फंक्शन का क्या अर्थ था? ये ट्रस्ट के नाम पर दिया गया, लेकिन पूरे तौर पर ये सरकारी फंक्शन था। जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, हमारी धर्मनिरपेक्षता का परिभाषा हमें बिल्कुल स्पष्ट समझना चाहिए। हमारी परिभाषा में ये नहीं है कि सत्ता सभी बराबर के धर्मों का मदद करे, बराबरी करे तो ये धर्मनिरपेक्षता है। नहीं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये है कि सत्ता और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता और धर्म अलग है। सत्ता का कोई धार्मिक चेहरा नहीं है। ये है धर्मनिरपेक्षता। लेकिन अलग अलग पार्टीज अलग अलग तरीके से सभी धर्मों को बराबर की नजर से देखे। नहीं, नजर से देखना चाहिए अधिकारों के रूप में, लेकिन सत्ता के रूप में आप धर्म के आधार पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये है धर्मनिरपेक्षता। एक निजी मामला है, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट का उस जजमेंट जो अपने आप में इतने मतभेदों का भरा हुआ जजमेंट है, लेकिन वो आखिरी जजमेंट है, इसलिए सबको स्वीकार करना पड़ा। स्वीकार का मतलब जजमेंट के रूप में, न्याय के रूप में नहीं है। हमने नहीं स्वीकार किया कि ये न्याय है, लेकिन उस जजमेंट को अमल में लाने के लिए आपने पूरे तौर पर सरकारी तंत्र को इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री गए, गवर्नर गए। क्यों? उसका मैसेज क्या है कि सत्ता आज एक विशेष धर्म के साथ जुड़ा है और पूरे देश भर में दूसरी नागरिकता का नीति आधारित जहां जहां मौका मिले, इस महामारी की भी पूरी दोष उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ तबलीगी जमात के नाम पर पूरा जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। आप याद करेंगे, पूरा सांप्रदायिकता। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे प्रिय साथियों, ये सांप्रदायिकता केवल सरकार के आधार पर नहीं, विचारधारा के आधार पर वो जन के बीच उसको फैला रहे हैं। इसलिए ये मत सोचो कि सिर्फ सरकार बदलने से धर्मनिरपेक्षता बच। मैं एक और बात पर आ रही हूं। धर्मनिरपेक्षता विचारधारा का भी एक संघर्ष है और सांप्रदायिकता फैल रहा है अलग अलग तरीके से, अलग अलग। और सिर्फ बीजेपी आरएसएस, वो पूरा संघ परिवार का घुसपैठ हुआ है। धार्मिक स्थानों का इस्तेमाल है, धार्मिक फेस्टिवल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी आप बताइए, इस महामारी के खिलाफ महिलाओं को कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि कोरोना माई है, उस कोरोना माई को पूजा करके माफी मांगकर। एक तो कोरोना क्यों माई बन जाएगी भैया? जो सबसे गलत चीज है वो माई बन जाएगी, ये तो उनकी पुरुष प्रधान समझ है। लेकिन उसके साथ साथ धर्म को जोड़ रहे हैं। तो एक इलाके में अगर हिंदू मुसलमान सब रहते हैं और आप हिंदू रिचुअल्स के रूप में महिलाओं को डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे, तो इस प्रकार इन तमाम चीजों में वो अपनी सांप्रदायिक भावना को बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आज की राजनीतिक हालात ऐसे है कि हमारे हर सवाल, हमारा हर मुद्दा, लेबर लॉज को जब बदल रहे हैं
इसकी भी जो संवैधानिक प्रावधान है उसको भी वो समाप्त कर रहे हैं। किसानों के ऊपर जो हमला है उसके ऊपर भी। तो आज संविधान, इसके बावजूद कि हमने आपको पहले बताया कि हम तो संविधान की बदलाव जो और मजबूत बने, मजदूरों के अधिकार, किसानों के अधिकार और मजबूत हो, लेकिन आज जो हालात हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में इस देश की संविधान की बुनियादी ढांचा को कहा, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक राइट्स, जो हमने अभी डिस्कशन किया, फंडामेंटल राइट्स, आज उसके ऊपर जो हमला हो रहा है हमारी जिंदगी के साथ उसका सीधा सीधा संपर्क है। और इसीलिए इसका विरोध करने के लिए हमारी क्या रणनीति होगी। बहुत समय हो गया, 8 तो बज गया है, तो मैं बहुत जल्दी इसमें मैं कहूंगी, लेकिन ये भी बहुत अहम है। क्योंकि देखिए, अगर आप सोच, हम लोग तो हर चीज को इस्तेमाल करेंगे, पार्लियामेंट भी इस्तेमाल करेंगे, विधानसभा भी इस्तेमाल करेंगे, चुनाव की वोट भी इस्तेमाल करेंगे, कोर्ट्स में भी इस्तेमाल करेंगे, ये सब इस्तेमाल हम करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि जब ये सब सबोटाज की, जब ये सब कमजोर हो रहे हैं, तो अगर हम सोचे कि ये तमाम चीजों को इस्तेमाल करके वही पुरानी रणनीति अगर हम करें, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, हमारे संघर्ष में कमजोरी आ जाएगी। इसलिए पहले और सबसे जरूरी है जनता के बीच हमारे संपर्क, हमारे संबंध, हमारे संघर्ष। और जनता की बुनियादी अधिकारों के आधार पर जाति प्रथा के खिलाफ, आदिवासियों की पक्ष की, महिलाओं की बातों को लेकर, यानी कि सामाजिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार बुनियादी सवालों को वर्ग संघर्ष के साथ जोड़ के जब हम आगे बढ़ेंगे, हमारी अपनी भूमिका, देखिए विचारधारा में ये तमाम चीजों पर लोग समझौता कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी सॉफ्ट हिंदुत्व का भी नारा आ रहा है, कल्चरल संस्कृति के बारे में भी उनकी परिभाषा को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पूरा अयोध्या के बाद आपने देखा कितने राजनेताओं ने जो दूसरे दलों के हैं उन्होंने क्या क्या टिप्पणियां की, आपने देखा बुनियादी बातों पर विचारधारा के बारे में जो संघर्ष को मजबूत करता है। ये मत सोचो ये संघर्ष बगैर विचारधारा के आप लड़ सकते हैं, नहीं। हमें गर्व होना चाहिए कम्युनिस्टिक वामपंथ के रूप में हमारा अपना विचारधारा है, जो एक संपूर्ण रूप में समाज का विश्लेषण करके हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए विचारधारा पर गर्व करके हम अपने संघर्ष को, उसका ईंधन है विचारधारा, और उस संघर्ष को सामाजिक और आर्थिक, वर्ग संघर्ष और सामाजिक संघर्ष को एक साथ मिलकर हम एक व्यापक एकता के रूप में आगे बढ़ेंगे। ये सबसे पहले हमारी रणनीति है, कार्यनीति भी है, रणनीति भी है, और इसी पर हमें जोर देना है। और जब इसकी हम जमीन तैयार करते हैं तो अपने आप देखेंगे ये एकता और भी व्यापक होगा, ये एकता और भी आगे बढ़ेगी, और भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो जुड़ रहे हैं अलग अलग समाज के तबकों का, यूनिवर्सिटीज में, इंटेलेक्चुअल्स में, प्रोफेशनल्स में, वो जुड़ेंगे। क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है मेरे प्रिय साथियों जो इस बीजेपी और आरएसएस की सरकार का विरोध करना चाहती है और कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। तो आपको वो मंच जो जनता की एकता आधारित मंच है, जो एक संपूर्ण विचारधारा आधारित मंच है, उसको मजबूत करके जब आप आगे बढ़ेंगे, नंबर 1। दूसरी बात है, जो भी लोग
मुद्दे आधारित हमारे साथ आना चाहते हैं, उन पर हमें पहुंचना चाहिए, उनको हमें कहना चाहिए आप आइए, उनको हमें हिम्मत देना चाहिए कि वो आए। आप देखिए कोल वर्कर्स का जो 3 दिन का हड़ताल हुआ, इतना जबरदस्त हड़ताल हुआ, उसमें जो झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता है, वो खुद सुप्रीम कोर्ट में आए आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, और खुद उन्होंने हड़ताल का समर्थन किया। ये कैसे हुआ? क्योंकि मजदूर एक हुए। जब मजदूर एक होते हैं, जब इतना ऐतिहासिक कदम उठा सकते हैं, तो जो लोग लड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ जाते हैं। तो मुद्दे आधारित सबको मिलाकर हमें करना चाहिए, एक यूनिटी के रूप में मुद्दे आधारित संघर्षों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और तीसरी बात है कि हमारे अपने जो संगठन है उसको हम कैसे मजबूत करें, ये पूरा प्रक्रिया के अंदर, क्योंकि संगठन जब मजबूत होगा तो संबंध, संपर्क और संघर्ष मजबूत होगा, और तभी हम दूसरों के पास भी पहुंच सकते हैं। तो हताश होने की कोई जगह नहीं है साथियों। लोग लड़ सकते हैं और लड़, हमारे हर जगह हमारी कार्यकर्ता में कितना गर्व होता। आप लोगों ने भी कितनी मदद की, कितनी राहत पहुंचाई रिलीफ वर्क में, माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में, और सब जगह हमारे साथी जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। तो आज वामपंथ की विचारधारा, हमारी पार्टी के अपने असूल और सिद्धांत पर हम खड़े होकर वैकल्पिक रास्ता पर चलते हुए, वैकल्पिक नीतियों की विचार पर चलते हुए हम एकता बनाकर इस बीजेपी आरएसएस की तानाशाही, प्रो कॉर्पोरेट, सांप्रदायिक राज को चुनौती देते हैं, और हम निश्चित रूप पर जीतेंगे। तो हमें ज्योति बासु कहते थे, जनता पर भरोसा करो, जनता के बीच जाकर जनता को जगाओ। और आज को हमें ज्योति बासु के वो शब्द बहुत ही प्रासंगिक है, जनता के बीच ही कम्युनिस्ट होते हैं, जैसे मछली और पानी का संबंध होता है। उसी रूप में मेरे प्रिय साथियों हम आगे बढ़ेंगे और इस बीजेपी आरएसएस के तानाशाही सांप्रदायिक राज को संघर्ष के रूप में, एकता के आधार पर हम उसको पीछे अलग करके हराएंगे। बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। सुरक्षित रहना, संघर्षित रहना और एक रहना। लाल सलाम कॉमरेड्स।